देश लड़ रहा है आतंकवाद से, आतंकवादियों से, आतंकवाद फैलाने वाले देश से। क्या कड़ा कदम उठाया जा सकता है, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, इसकी जुगत में फिलहाल भारत सरकार दिन रात लगी हुई है। बैठकों का दौर जारी है, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े बड़े लेवल पर बैठकें हो रही हैं। राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से मिलते हैं, फिर जाकर देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वहां के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारतीय सेना कभी भी अटैक कर सकती है, इसीलिए हम अलर्ट मोड पर हैं। और दूसरी बात, भारत लड़ रहा है अंदरूनी ताकतों से, वो अंदरूनी ताकतें जो बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं कि यह हमला सरकार की तरफ से हुआ है। नेहा सिंह राठौड़, ये वो नाम है जो 22 अप्रैल से लेकर आज 29 अप्रैल हो गई है, लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। बड़े से बड़े दिग्गज आ गए हैं, उनके लिए गाना बना बनाकर कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उनके बयान का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, लेकिन अभी भी नेहा सिंह राठौड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं, आप विरोध दर्ज करा सकती हैं, आप सवाल उठा सकती हैं, आप सवालिया निशान खड़े करते हुए सरकार को घेर सकती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बयान देना जो आपके दुश्मन देश की मदद कर रही हैं, कम से कम अब तो आपको संभल जाना चाहिए। मैं आज आपको 22 अप्रैल से लेकर उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है वहां तक के सारे ट्वीट्स दिखाऊंगी और फिर आपके ऊपर इस खबर को छोड़ूंगी कि आपके हिसाब से क्या वाकई में नेहा सिंह राठौड़ देश की चिंता करते हुए ये ट्वीट्स कर रही हैं या फिर कोई और ही एजेंडा चल रहा है जिसका फायदा पाकिस्तान को सीधे सीधे तौर पर हो रहा है। उनका सबसे पहला ट्वीट देखिए, जो उन्होंने 27 अप्रैल को कभी किया होगा, लेकिन वो पिन कर रखा है, इसीलिए मैंने कहा पहला ट्वीट तो उनका इस हमले के बाद ही आ गया था। 27 अप्रैल का ट्वीट जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पिन कर रखा है, उसमें वो लिखती हैं, पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने परिवार के लोग सेना में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन आज भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही कह रहा है क्योंकि मैं बिना डरे सवाल पूछती हूं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या? अब आ जाइए उनके पुराने ट्वीट्स पर। एक उन्होंने 10-11 घंटे पहले ट्वीट किया है जिसमें वो लिखती हैं, देशवासियों को हत्यारे आतंकवादियों के सिर चाहिए मोदी जी, इससे कम पर बात नहीं बनेगी, बताइए कब ला रही हैं। अगले ट्वीट में वो लिखती हैं, मैं आज देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूं, शाम तक प्रधानमंत्री पद से मैं और नेहरू जी एक साथ इस्तीफा देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश को आतंकी हमलों से नहीं बचा पाई, मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पाई। 1 मिनट 35 सेकंड का नेहा ने बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें वो कटाक्ष कर रही है अमित शाह पर कि अब तक तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था और इसका भी जोर आप कांग्रेस पर ही डालेंगे, तो चलिए नेहरू जी और मैं इस्तीफा दे देंगे, ये तंज कस रही हैं। अगले ट्वीट में आइए जिसमें वो लिखती हैं, सरकार को अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे कपार मढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया है? मेरे ऊपर एफआईआर। अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अगले ट्वीट में आइए, वो लिखती हैं, पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया? मेरे ऊपर एफआईआर, जाइए सिर लेकर आइए। अगले ट्वीट में वो लिखती हैं, अनुराग ठाकुर का खास, शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, पूरे स्टेडियम में बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली आपको? भारत का दुश्मन शाहिद अफरीदी इतना प्यारा है आपको? बोलो अंधभक्तों, कौन गद्दार है दम। इसके बाद इसी तरीके से ट्वीट्स की झड़ी लगाकर वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और अब तक उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए था। एक और ट्वीट करते हुए वो लिखती हैं, अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल तक मैं नया गीत रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर एफआईआर की जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट है। फिर बिहार के युवाओं के लिए मैसेज दे रही है। फिर कह रही है, लेखकों, गायकों और कलाकारों का काम देश और समाज को जगाना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। फिर चित्रा त्रिपाठी से वो पंगा लेते हुए नजर आ रही है क्योंकि चित्रा त्रिपाठी ने भी उन पर सवाल उठाए थे कि जो बात आप कह रही हैं उसका फायदा पाकिस्तान को हो गया, तो वो चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई।
फिर उन्होंने कहा जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। राजेश जोशी का वो बयान साझा कर रही हैं। फिर अपने सगे भाई के बारे में बता रही हैं कि वो नक्सलियों से लड़ रहा है। इसी तरीके से नेहा सिंह राठौर ने पूरी एक चेन बढ़ा दी है जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। और आप देखिए, मोदी जी से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। मेरा देश प्रेम मुझे देश के लिए सवाल पूछना सिखाता है, ये उनका ट्वीट है। फिर वो लिखती हैं, भारत में आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी का आईटी सेल बांट रहा है क्या? ये तो मैंने आपको सिर्फ 25 अप्रैल तक के ट्वीट बताए हैं। 26, 25, 24 जैसे जैसे आप उल्टा उनके ट्विटर पर जाते जाएंगे, 22 अप्रैल से लेके अब तक आपको इतने ट्वीट्स मिल जाएंगे। सारे मुद्दे पीछे छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेर रही है देशभक्ति के नाम पर। अब ये आपके विवेक के ऊपर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जितने भी पोस्ट कर रही हैं उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी से मैंने कल बात की थी इसी मुद्दे पर, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर बातें कर रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, और बाकी वो जो भी एजेंडा फैला रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है। निपुण आलमबाइन जी को आप सुन लीजिए। और बाकी नेहा सिंह राठौर से जुड़ी इस खबर पर, या जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की वो मांग कर रही हैं इनडायरेक्टली, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहले तो बात जिस प्रकार के वो बयान दे रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के, देखिए चाहे सरकार हो चाहे नागरिक हो, मैं हूं आप हो कोई भी हो, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हमारा संविधान है नेहा जी, है ना अनुजा जी, हमारा संविधान है। ठीक। और इस संविधान का आर्टिकल 19(2) है। ये मतलब आप दिखाइएगा, थोड़ा स्क्रीन पे भी दिखाइएगा। ये आर्टिकल 19(2) मैंने निकाला है, आर्टिकल 19(2), ठीक है, जो संविधान की ये कहता है कि भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैदेशिक राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इन सभी मामलों में, और बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है, इन सभी मामलों में आपको राइट टू स्पीच नहीं है। अगर कोई मैटर सिक्योरिटी का है, कोई मैटर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी का है, और कोई मैटर वैदेशिक संबंध का है, उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो पहले तो सीधा सीधा ये हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है। को ये जो बोलने का अधिकार जो इतने बोल रही हैं, क्या इनको ये अधिकार संविधान देता है? कदाचित नहीं। तो ये बोल कैसे रही है? प्रश्न ये है कि आप इस प्रकार की बातें क्या कैसे दे रही हैं। और फिर अगर इन पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा, एफआईआर की जाएगी, तो हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, राइट टू स्पीच हमारा छीना जा रहा है। आप मुझे बताइए, मैंने संविधान को कोड कर दिया, तो संविधान के अकॉर्डिंग ये बोल रही है क्या? नहीं बोल रही है। तो मैं तो मानता हूं, जो हमारे आर्मी चीफ ने एक बार कहा था कि भारत को 2.5 बॉर्डर से खतरा है। 2.5 बॉर्डर खतरा मतलब एक पाकिस्तान का बॉर्डर, एक चीन का बॉर्डर, और एक इंटरनल इस तरह के लोग। तो मैं समझता हूं कि नेहा को अगर ये बहुत अच्छा बोलते थे कि आलोचना करने का पूरा अधिकार है, आलोचना होनी भी चाहिए, आलोचना करने से सरकार जागती है। लेकिन आप कुछ भी विरोध करेंगे, विरोध ऐसा करेंगे कि दूसरा पड़ोसी कौन, जो आपका शत्रु था, आपके निर्दोष लोगों को मार रहा है। आपको जरा सी शर्म नहीं आई कि ऐसा बयान देने, इस प्रकार क्या बातें बोल रही हैं? जो इतने लोग हमारे मारे गए, उनकी क्या खता थी? एक बार इनको जाकर खड़ा कर दीजिए, जिस लड़की के पति मारा गया, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसके सामने खड़ा कर दीजिए। इसके बाल, मतलब मैं क्या बोलूं, बोलना मुझे गुस्सा, तो हालत खराब हो जाएगी लोगों की। तो ये बोलते समय नहीं सोचते कि दूसरा देश आपकी बातों को किस प्रकार से लेगा। आपके अंदर जरा सी संवेदनशीलता उन लोगों प्रति नहीं है। आप सरकार की आलोचना कीजिए, रोजगार पे कीजिए, आप गरीबी पे कीजिए, आप पानी पे कीजिए, आप बाढ़ पर कीजिए, भूकंप पे कीजिए, सब पे कीजिए, लेकिन कम से कम वैदेशिक मामलों तो मत कीजिए। तुम तो बन चुके हो, जैसे कहते हैं ना कि रावण के लंका को विभीषण ने ढा दिया था। आज भी लोग विभीषण नाम नहीं रखते अपने बच्चों का। बिल्कुल। एक बार को रावण रख देते हैं, विभीषण नहीं रखते। इसलिए रखते क्योंकि ये लोग जो घर के भेदी होते हैं, यही घर के भेदी जीवन का आपका क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। यही बात आपका राहुल गांधी ने बोली थी, यूएनओ में ले जाके पहुंचा दिया था पाकिस्तान ने। देखो जब प्रमाण लेकर आए, सबूत लेकर आए हैं। आज भारत दुनिया भर में सबूत दे रहा है कि इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता है। इसीलिए जितने इस्लामिक नेशंस हैं, टर्की समेत, अजरबैजान समेत, वो भारत के साथ खड़े हैं, भारत के अगेंस्ट नहीं बोल पा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं। और यही बात आपने कहा कि 519 रुपए, आवाज चली गई आपकी। हाँ, 519 रुपए जो बोल रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। अभी आप जो विजुअल चला रहे हैं, एक शानदार गाड़ी में बैठी हुई है, ये पुराने विजुअल है, लेकिन ये उनके पुराने विजुअल्स हैं।
पूरा विजुअल से भी दिखता है कि इतना नहीं है, सब बनाने वाली बातें, कहने वाली बातें हैं। और वकील की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ तो, जुडिशरी आप याचिका लगा दीजिए, आप पीआईएल लगा दीजिए। जुडिशरी हमारे यहाँ तो, ये तो इनके हमारा संविधान इतनी गारंटी देता है कि अगर आप गरीब हैं कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके बोलिए कि साहब मेरा पैसा नहीं है और मुझे एक सरकारी वकील दीजिए, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा। ये खूबसूरती है हमारे देश की। आपको जाके बोलिए सही, कोर्ट पूछे अच्छा तुम गरीब हो, अकाउंट दिखाओ जरा अपना, क्या है तुम्हारी गरीबी। इतनी आवाज बुलंद तो गरीबी में तो नहीं हो पाती जो इस प्रकार सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने अब निपुण जी मैंने एक चीज और नोटिस की है कि नेहा सिंह राठौड़ चलिए सवाल उठा रही हैं सारी चीजें, लेकिन वो बार बार हैशटैग बिहार इलेक्शंस, बिहार के युवाओं जागो, बिहार के युवाओं को सोचना होगा, चुनावों से प्रेरित क्यों लग रहे हैं उनके ये बयान, जितना मुझे समझ में आया। नहीं, वो क्या हो रहा है, देखिए होता क्या है ना कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत में क्या है कि संघात व्यवस्था है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। कोई ना कोई चुनाव तो भारत में होते रहे, कोई भी घटना हो जाए। 28 स्टेट है नम्रता जी, और 2 यूटी हैं, और एक सेंटर है। कोई ना, फिर पंचायती चुनाव भी हमारे यहाँ पर है। फिर ये भी बोलते जाएगा, अगर मान लो लोकसभा विधानसभा चुनाव आसपास नहीं दिखाई दिया, पंचायती इलेक्शन होने वाला है अगले महीने, उसको फोकस कर रही है सरकार। इसलिए मोदी सरकार एक बड़ा अच्छा स्टेप ले ली है। ये ठीक हो जाएगा, ये चीज चुनाव वाली मामला खत्म हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार इलेक्शन हो जाएगा, कम से कम इनको ये बहाना तो मिलना खत्म हो जाएगा। और देखिए बिहार इलेक्शन की अगर बात करते हैं, क्या वाकई में जो एनडी गठबंधन है वो इतना स्ट्रोंग है कि बिहार में वो संयुक्त रूप से लड़ेगा? मुझे तो दिखाई नहीं देता। दिल्ली में साथ नहीं थे, हरियाणा में साथ नहीं थे, बंगाल में साथ नहीं थे, बिहार में साथ हो जाएंगे? लगता तो नहीं, मुझे तो हालात तो नहीं लगते। लगता तो नहीं। और नीतीश कुमार और बीजेपी जिस प्रकार से हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं जिसपर हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जैसे वक्फ बोर्ड। नीतीश कुमार का माना जाता है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ देगा बीजेपी के। बिल्कुल, क्योंकि उनकी इमेज सेक्युलर वाली इमेज बनी हुई थी उनकी। सेकुलर तो बीजेपी भी है, ये तो केवल बना दी गई है। सेकुलर इस टाइप है वक्फ बोर्ड बनाना। भाई हिंदुओं के लिए जब आप बनाते हैं रूल रेगुलेशंस, धर्म को ध्यान में सही रखते बात तो है, मुस्लिमों के लिए सही बात है। सेकुलर है। ये तो खामखा कर बीजेपी को लोग करते हैं कि तुम सेकुलर नहीं हो। मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ बीजेपी ज्यादा सेकुलर है। सेकुलर का सिंपल मीनिंग है सब धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। जो व्यवहार हिंदू धर्म के लिए होता है वो मुस्लिम के लिए होना चाहिए, ये है सेकुलर का मतलब। ये खामखा चेप करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की छवि ये थी कि मुस्लिम प्रस्त थी, कहीं ना कहीं वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को करते थे। आज उन्होंने वो तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के प्रभाव में छोड़ दी है। तो मुझे तो यहाँ पे एक का ज्यादा लग रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार का चुनाव जीतने वाले हैं। भाई बिहार में तीन मार्ग देखिए, पहला नीतीश कुमार, दूसरा आपका लालू यादव परिवार, और तीसरा आपका प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कहीं भी इस समय नहीं है। चुनाव में आपने देख ही लिया, ना लोकसभा में कहीं भी नहीं, उपचुनाव में कहीं नहीं। तो 2 ही में होना टक्कर। और यहाँ पर जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, बीजेपी का अच्छा गठबंधन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जो चला रहे हैं, वो साथ में है। दूसरा आपके एंटी कौन है? एंटी आपके है आपका नीतीश कुमार, क्या नाम है आपका, ठीक है निपुण जी, आप बिहार इलेक्शंस और क्या समीकरण बन रहे हैं हम उस तरफ चले गए। वापस टॉपिक पर आते हैं। नेहा सिंह राठौड़ का ये जो पूरा, हाँ बोलिए। मैं एक कमेंट कर दूं कि बिहार चुनाव को लेकर इस प्रकार का फालतू में करना, कहीं कोई इक्वेशंस आपको दिखते हो तब ये कमेंट करते तो एक बार कोई बात सीरियसली ली जाती। ये जबरदस्ती बिहार के चुनाव को उसमें घुसा रही है या उसमें लपेट रही है। सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता तो खुद कह रही है मोदी सरकार से कि हम आपके साथ हैं और आप कोई एक्शन लीजिए। तो ये किसको टारगेट करके ये बयान दे रही है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। नेहा सिंह राठौड़ से जुड़ी इस खबर पर, और जो वो दावा कर रही है कि 519 ही रुपए उनके अकाउंट में है, और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शायद वो 500 भी तबला वादक को चले गए होंगे। तो आपको लगता है इन दावों में कोई सच्चाई है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। एक बात और, एक मैं बोलता हूँ, एक बात और जी, 500 रुपए में तो किसी से मजदूरी करवा भी नहीं सकती है। इस पर भी केस बनेगा इनके ऊपर। एक दिन का जो मजदूरी का वेजिस का जो होता है वो निश्चित है, 500 रुपए नहीं है वो। तो इस पर भी केस बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पर भी केस डालिए कि 500 रुपए देती है केवल ये तबला वादक को। ये तो शोषण कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। आर्टिकल 23, 24 का ये शोषण कर रही है महिला। चलिए ठीक है निपुण जी, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।